नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने आप को साबित किया जी। वक्त पर जब भी भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख करके उनको खोजा कि चुनाव है, चुनाव में आप हमारी मदद करें, स्टार प्रचारक बने, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी लेट डाउन होने नहीं दिया। अब हनुमान से अगर कोई कहे कि आप कितना करते हैं तो ये एक अलग बात है। तेज प्रताप यादव को एक प्लान के तहत घर परिवार से बाहर किया है। तेज प्रताप यादव ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मेरे छोटे भाई हैं, माता पिता का ख्याल रखिएगा जी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो माता पिता से भी उनके फैसले से वो किसी भी तरह से कोई इनकार नहीं करेंगे, वो फैसला सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि वो जितना स्वस्थ रहें, जितना बेहतर रहें, जब भी जरूरत महसूस होगी वो उनके लिए खड़े हैं जी। कि नीतीश कुमार जी एकमात्र जीवित समाजवादी हैं जी। उन पर कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते थे कि ये परिवारवाद से दूर है। कई ऐसी बातें होती थी और नीतीश कुमार का मिसाल दिया जाता था जी। नीतीश कुमार का मिसाल जरूर दिया जा रहा है और इसी मिसाल में आपको नजर आया होगा कि निशांत का नाम सामने आ गया। अब वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं जी। एक तो हमको उप मुख्यमंत्री वाला कुर्सी चाहिए, अति पिछड़ा को देवे कीजिएगा आप जी। तो हम उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तो हम ही है ना, और हमारे साथ जनाधार भी है, हमारे साथ हम ही आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। तो हमको उप मुख्यमंत्री का चाहिए, तो वो तो अनाउंसमेंट आप करिए दीजिएगा। बाकी सीट हमको कम से कम 60 को चाहिए, लेकिन 60 को तो नहीं मिलेगा क्योंकि चिराग पासवान से वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। उनको लगता है कि चिराग पासवान के समकक्ष वो हैं, उनसे पुरानी पार्टी भी उनकी है, ऑलरेडी वो बिहार में अपना जलवा दिखा भी चुके। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और घड़ी में सुबह के 7 बज गए हैं और मैं और मेरे साथ बाबा, जिनकी झोली में बिहार की खबरें होती है और खबर अलग अलग पार्टियों की, और वो ऐसी खबर जो किसी के पास ना हो वो बाबा के पास होती है। तो चलिए रातों रात की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहला खबर, महागठबंधन में चुपके चुपके सीटों का बंटवारा हो गया है और कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी इस पर बाबा के पास बड़ी जानकारी है। बाबा, तेजस्वी यादव चुपके चुपके गेम खेल गए हैं। जिस तरह से माहौल बना हुआ है चुनावी, उसमें आपको रोज कोई ना कोई बात सुनने को मिलेगी, नए नए समीकरण गढ़े जाएंगे और सबसे ज्यादा मीडिया की परेशानी है जी। मीडिया को खबर करना है जी। और खबर निकल के आ नहीं रहा है जी। अब देखे होइएगा कि हम लोग तो नहीं, लेकिन बाकी के चैनल ने तेज प्रताप यादव को खूब भजाया बहुत। मैंने एक सप्ताह तक तेज प्रताप ही छाए रहे और उन्हीं का खबर था, उन्हीं उनके जीवन से लेकर के, किसने उनको चांटा मारा था बचपन में, किसने गोदी में खिलाया था, मैंने कुछ भी नहीं बचा जो तेज प्रताप यादव के बारे में बच गया हो जी। आगे अब क्या वो करेंगे वो अलग बात है जी। लेकिन सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि राजनीतिक खबरें सिर्फ गॉसिप ही नहीं होती है, राजनीतिक खबरें जो कुछ हकीकत भी होती है जी। अब जैसे अभी आप देख लीजिए कि एक चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है कि सीट शेयरिंग का समझौता महागठबंधन में हो गया जी। 3 बैठक तो हमने देखा, 3 बैठक में कोई भी ऐसा घटक दल नहीं था जो कह दे कि हाँ सीट का बंटवारा हो गया। आज तक कोई कहने के लिए तैयार नहीं है जी। यहाँ तक कि अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि कौन रहेगा गठबंधन में, कौन नहीं रहेगा, ये सारी बातें अभी नहीं हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के अपने अपने कंधे पर जो आरजेडी का झोला है वो लेकर के लोग ढो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे मीडिया चैनल को लिस्ट पहले से दे दिया गया कि भाई देखिए हम लोग सीट शेयरिंग समझौता कर रहे हैं, अब आप लोग खबर चला लीजिए। हम लोग को तो भाई बाद में पता चलता है, हम लोग को जब पीसी करते हैं तब पता चलता है, लेकिन अंदर की कुछ खबरें होती हैं, हमारे पास भी अंदर की खबरें हैं। और सीट शेयरिंग के समझौता में जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है वो कांग्रेस ने फंसाया है जी। अब नौ मोल तेल होगा न राधा ना, अब कांग्रेस आंख भी दिखा रही है बाबा। अब इतने बात आप समझ लीजिए जी। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना रुतबा बदला है और जिस तरह से बाकी के इंडिया गठबंधन के दलों को डरवाया है जी, सब बाप बाप कर रहे हैं। हरदी गुर्दी पहले लालू प्रसाद बोलते थे, अब हरदी गुर्दी कांग्रेस बोलवा रही है लालू प्रसाद। सीधे कह दिया कि भैया हम तो अभी नहीं जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है, हाँ चुनाव हो जाएगा उसके बाद से तय कर लेंगे, आप ही बनिएगा, हाँ। लेकिन चुनाव के बाद बैठ के तय करें जी। दूसरा चीज कि कांग्रेस से कहना है कि भाई देखिए
हम तो 70 सीट पिछली बार लड़े थे, उससे कम में तो लड़ेंगे नहीं। अब हमारा आधार और बढ़ा है। अब तो देखिए कि पप्पू यादव भी मेरे साथ हैं जी, उनको टिकट, उनको भी सीट देना है हमको, तो उनके लोग भी हमारे साथ हैं, तो सीटों की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी। तो हमको 100 सीट दीजिए, और 100 सीट की वकालत कौन कर रहे हैं? तो पप्पू यादव कर रहे हैं। तो आप भाई 143 को 243 सीटें हैं, 100 को ले लेंगे, उसके बाद बचेगा क्या? अब उधर तेजस्वी यादव के मित्र जो हैं, बड़ी दुश्मनी के बाद उनसे दोस्ती हुई है, और जब दुश्मनी के बाद किसी से दोस्ती होती है ना, तो बहुत प्रगाढ़ होती है जी, क्योंकि उसके सारे कल छल बल को और ताकत को आप जान लेते हैं। तो सीट शेयरिंग के समझौता में मुकेश सहनी को भी सीट देनी है, और उनको सम्मानजनक सीट चाहिए जी, अरे तो बड़ी जल्दी रूस जाते हैं। पिछले बार नहीं रूस गए थे जी, रूस के भाग गए थे। अब वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं जी, एक तो हमको उप मुख्यमंत्री वाला कुर्सी चाहिए, अति पिछड़ा को देवे कीजिएगा आप जी, तो हमसे उससे बढ़िया, सबसे बढ़िया तो हम ही है ना, और हमारे साथ जनाधार भी है, हमारे साथ हम ही आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे जी, तो हमको उप मुख्यमंत्री का चाहिए, तो वो तो अनाउंसमेंट आप करिए दीजिएगा। बाकी सीट हमको कम से कम 60 को चाहिए, लेकिन 60 को तो नहीं मिलेगा। 60 पर उंगली रखे हैं, माने जब मांगने भी गए तो जस्ता के कटोरा में, एल्युमिनियम कटोरा में काहे मांगेंगे? मांगने का तो सोने के कटोरा में मांगेंगे जी, कि भरपूर मिलेगा जी। तो उन्होंने सोने के कटोरा में डिमांड किया, मांगा, और कम से कम 40 सीटों पर उनका नजर है, क्योंकि चिराग पासवान से वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। उनको लगता है कि चिराग पासवान के समकक्ष वो हैं, उनसे पुरानी पार्टी भी उनकी है, ऑलरेडी वो बिहार में अपना जलवा दिखा भी चुके हैं, 11 में से 4 सीट जीत करके पिछली बार आए थे। सो सीट शेयरिंग का समझौता जो है, उसमें आपको बताते हैं कि 144 सीट पे पिछली बार लड़ी थी राष्ट्रीय जनता दल। एकदम कहो तो लिख के दे देते हैं जी, कागज कलम ले आओ, हम बाकलम खास कर देते हैं कि 144 सीट पर तो इस बार नहीं मिलेगा लड़ने को राष्ट्रीय जनता दल को। अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो दल है उसका स्वरूप इसी तरह का रह जाता है तो मुश्किल है 144 सीट पर लड़ना। अब इससे अंदाजा तुम लगा सकते हो कि कितना सीट पर लड़ेगी। 2015 की स्थिति बहुत हद तक उसी में थोड़ा सा 19-20 करके राष्ट्रीय जनता दल को बर्दाश्त करना ही हो। बिल्कुल। दूसरी तरफ 100 सीटों की बात कर रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, और कांग्रेस ने जो एक नया बता रहे हैं कि गठबंधन जो किया है, खास करके गठबंधन क्या, वो तो पप्पू यादव ने पूरी तरह से समर्पण ही कर दिया है। तो इस बार हो सकता है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं भाई सांसदी से त्यागपत्र लेकर के कांग्रेस अगर हमको जिम्मेदारी देती है तो मैं विधायक का भी चुनाव लड़ूंगा। तो ये सारी बातें उन्होंने कर लिया है। अब रहा सवाल कि कांग्रेस के तरफ से अगर किसी का चेहरा सामने ले आया जाए, तो उसमें 2-3 चेहरे हैं जो उप मुख्यमंत्री बनने के काबिलियत रखते हैं, और यही पेच फंसा करके कांग्रेस ने रखा है। तो कांग्रेस को कम से कम 100 सीट चाहिए। राजेश राम को आप लोगों को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा कि एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा, एक दलित जी, एक सवर्ण भी इसमें चाहिए। सवर्ण अभी नजर नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, और सवर्ण से ही लोगों को एलर्जी भी है, ये भी पता है। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग के समझौते में कांग्रेस को 70 सीटें जो मिली थी, कांग्रेस की सीटें थोड़ी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कारण उसका है कि पप्पू यादव को भी एडजस्ट करना है, उसके लिए भी सीट उसको चाहिए, और बाकी की और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम आगे खुलासा करेंगे। उसके लिए भी उसे सीटें चाहिए, और 70 सीट से कम उस पर लड़ेगी भी नहीं। इस बार उसमें कन्हैया कुमार से लेकर के आपने देखा होगा कि पुराने लोगों को खोज करके ले आया है जी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो घटक दल है वो है वाम दल। वो 35 सीटों पे, पिछली बार 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार उनकी सीटें कुछ बढ़ेंगी जी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा घटा अगर सीट शेयरिंग के समझौते में और चुपके सीट बांटने की बात है, तो अपने लिए कांग्रेस ने बांट लिया है सीट। मुकेश सहनी ने भी अपने लिए सीट तय कर लिया है, पप्पू यादव ने भी सीट तय कर लिया है। अभी तक राष्ट्रीय जनता दल को नहीं पता है कि सीट कितनी उसको भी लड़नी है, और ना वाम दल को पता है कि उसको सीट कितनी सीट लड़नी है। यानी कि सीधी तौर पर समझ लीजिए कि सीट शेयरिंग का समझौता में अभी पेच फंसा हुआ है। चाहे जो भी कह ले कि हमको मन मिल गया, इतना सीट पर लड़ गया, इतना सीट पर, कुछ नहीं हुआ है। अभी बहुत उसमें टाइम है। जब तक एनडीए का सीट शेयरिंग का समझौता नहीं आएगा तब तक महागठबंधन नहीं होगा। चलिए, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा महागठबंधन का, हमने आपको ये भी समझा दिया। अब नीतीश कुमार की बारी आती है बाबा। वो नीतीश कुमार जिन पर कभी भी कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन अब नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लग गया है, और ये आरोप नीतीश के रिश्तेदार और परिवारवाद के आरोप है बाबा। देखिए, आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते थे तो नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर के और बड़ी मजबूती के साथ वो कहते थे कि नीतीश कुमार जी एकमात्र जीवित समाजवादी हैं जी।
उन पर कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते थे कि ये परिवारवाद से दूर है। कई ऐसी बातें होती थी और नीतीश कुमार का मिसाल दिया जाता था जी। नीतीश कुमार का मिसाल जरूर दिया जा रहा है और इसी मिसाल में आपको नजर आया होगा कि निशांत का नाम सामने आ गया है। लेकिन निशांत पर फैसला करने से पहले नीतीश कुमार ने ये जरूर इशारा कर दिया है कि गठबंधन में बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो वहां भी परिवारवाद नजर आता है जी। तो वही परिवारवाद फिर एनडीए में होने लगा तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और कई आयोगों के गठन हुए हैं जी। उस गठन में कुछ आयोग तो ऐसे हैं जिसमें सीधे सीधे परिवारवाद नजर आता है और नीतीश कुमार को सहर्ष इसको स्वीकार भी करना पड़ा। अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन हुआ उसमें आपने 2 नामों की खूब चर्चा हो रही है और इसको लेकर के नीतीश कुमार पर बार बार आरोप भी लग रहे हैं परिवारवाद का और इससे वो बाहर अपने आप को निकाल भी नहीं पा रहे हैं। सीधी तौर पे आप रिश्तेदारी और परिवारवाद में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान के जीजा वाला जो प्रकरण है जिसमें आपको पता है कि उनको बनाया गया है अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। जिसमें धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान जो है उनको बनाया गया है। वो चिराग पासवान की बड़ी माँ के दामाद हैं, इनके जीजा जी लगते हैं तो उनको लाया गया है तो इसको परिवारवाद से जोड़ के देखा जा रहा है। वहीं आप देखिए कि संतोष सुमन है, उनके जीजा जी को भी शामिल किया गया है। जीतन राम मांझी के दामाद हैं उनको भी शामिल किया गया देवेंद्र मांझी को। ये देवेंद्र मांझी वही है जब आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने जब वो खुद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय अपना उनका पर्सनल सेक्रेटरी उनको पीएस रखा था जिसको लेकर के काफी बवाल हुआ था और उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो यहाँ भी परिवारवाद नजर आता है और ये इसी को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने की जो प्रवृत्ति है और घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा पहले कर चुके हैं, कोई नया थोड़े किए हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा कि लालू परिवार का पूरा लालू परिवार ही उनके साथ रहता था। तो ये परिवारवाद का आरोप लगता है और विपक्ष लगाएगा ही लगाएगा, निश्चित रूप से लगाएगा। आगे इसमें सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आई है कि चिराग पासवान को और जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपना बना लिया है। ये बात इसमें नजर आती है, यानी दोनों फुल कॉन्फिडेंस में नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। लेकिन बाबा राजद ने जो पोस्ट के द्वारा हमला किया वो भी काफी अहम हो जाता है। करेंगे, उसको मौका मिला है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा लोजपा, हम, जदयू और भाजपा ने मिलकर जीजा साले ससुर दामाद और बेटे भतीजे की आयोग गठन कर ली है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार इसको आरोप लगता है तो ये मौका है ना मौके पर चौका लगाया है निश्चित लगना ही लगना है। चलिए अगली खबर बहुत बड़ी है बाबा। ये खबर सीधा कांग्रेस से जुड़ी हुई है और एनडीए से जुड़ी हुई है और कांग्रेस ने एनडीए का एक बड़ा दल को तोड़ लिया है और तगड़ा झटका जो है एनडीए को दे दिया है बाबा। आपकी पहली खबर में हम लोग महागठबंधन में सीट शेयरिंग की चर्चा कर रहे थे। हमने कहा भी था कि कांग्रेस जो है 70 सीट छोड़िए ना भाई, 70 से ऊपर जाने की बात कर रही है क्योंकि उसके लिए उसने पूरा खाका तैयार किया है और उससे फायदा महागठबंधन को भी होने वाला है, महागठबंधन के घटक दल को होने वाला है। अगर सरकार बनाने की स्थिति आती है और इस तरह में थोड़ी सी कमी रह जाती है जो 2020 में रह गई थी, उस कमी को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने पूरा जुगाड़ किया है। एक तो पप्पू यादव जो विरोध में थे, कई सीटों पे उन्होंने अच्छा खासा वोट भी लाया था और एक कारण बने थे जिसमें महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि जहां वो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे वो ये सोच के खड़ा किए थे कि वो राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध लड़ेंगे चुनाव। तो उसका घटा हुआ था। तो एक तो उनको शामिल कर लिया है और दूसरा एनडीए गठबंधन का एक बहुत बड़ा वोट बैंक था जो एक मुश्त 2006 से लेकर के लगातार वो वोट जाता रहा है नीतीश कुमार को, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को, बिल्कुल एनडीए गठबंधन को जाता रहा है और उस वोट बैंक में एक बड़ी सेंध मारी और उस वोट बैंक में एक तरह से कहा जाए तो उसको पूरी तरह से अपने तरफ शिफ्ट करने का पूरा प्लान बना लिया और वो भी ऐसा शिफ्ट किया कि एक वोट भी इधर उधर नहीं होने वाला है। और ये नाम है आईपी गुप्ता की इंडियन इनकलाब पार्टी का। इंडियन इनकलाब पार्टी लगातार, जिस तरह से आपको याद होगा कि उन्होंने जब त्यागपत्र दिया था उससे पहले भी उनकी मुलाकात हुई थी दिल्ली में राहुल गांधी से, एक बार अपनी पूरी टीम को लेकर के गए थे। उस टीम के साथ बातचीत के बाद राहुल गांधी ने हर तरह से बोले थे, यहाँ तक राहुल गांधी बोलते हैं आप मेरे साथ रहें न रहें लेकिन आपकी डिमांड जायज है, इसके लिए मैं समर्थन आपका करता हूँ, जहां भी खोजेंगे मैं समर्थन में हाजिर रहूंगा। और ये बात जो है कहीं ना कहीं अब नजर आने लगी है। इसके बाद जो हमारे पास सूत्रों से खबर मिल रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो सीटों को ऊपर और बढ़ाने का, जो 70 से ऊपर बढ़ाने की बात कर रही है, तो आईपी गुप्ता के लिए भी एक सीट का जो बंच है
वो रखा गया है। और यही कारण है कि एक तरफ जहां महागठबंधन में एक और दल की एंट्री होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी, लेकिन बाबा इसमें आईपी गुप्ता और इंडियन इनकलाब पार्टी से जुड़ी हुई हमारे जो संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर हैं, उन्होंने बड़ी जानकारी दी थी कि आईपी गुप्ता की दिल्ली और मुंबई में बैठक हो गई है और सब कुछ फाइनल हो चुका है और आईपी गुप्ता किसी भी वक्त ऐलान कर सकते हैं इसको लेकर। ये तो आपको पता है ना कि नमन जी के पास जो इनपुट होता है उसके आधार पर बिहार की राजनीति का कई बार जी बिल्कुल हिला है। सरकार गिरने वाली रहती है और उससे पहले नमन मिश्रा सर जो है वो कह देते हैं कि गिरने वाली है, सामने से जब वो बोलते हैं तब उस समय लोगों को लगता है कि अरे तो ऐसे हवा पानी बना रहे हैं, टीआरपी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब सच हो जाता है, कई बार लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और लगातार उनके पंचनामा में आप देख लीजिए कॉमेंट में ये बात आती है कि आप जो कहते हैं हो जाता है जी। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने ये बात कही है और उनके पास इनपुट है, तो आप मान के चलिए कि ये इनपुट बहुत ही मजबूत है। और शायद मैं जो जहां पहुंच रहा था वो पहले से पहुंच चुके हैं वहां जी। यानी कि आईपी गुप्ता के साथ कांग्रेस की डील हो गई है और एनडीए गठबंधन का एक बड़ा वोट बैंक जो है उनसे छटक करके जाने की तैयारी में लगा हुआ है जी। चलिए अब अगली खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार का विवाद जो है वो खत्म नहीं हो रहा है बाबा। अब इसमें लालू के बड़े लाल ने बड़ा खुलासा किया है और एक बार नहीं दो बार आज पत्र लिख दिया है और पत्र लिखने के साथ उन्होंने जयचंद का जिक्र किया है। जयचंद पार्टी के अंदर भी है, घर के अंदर भी है और बाहर भी है बाबा। देखिए तेज प्रताप यादव के बारे में हम पहले शुरुआत में ही बता दिया जी। ये तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद का एक तरह समझिए तो वो छाया है। जिस तरह से लालू प्रसाद को मीडिया खोजते रहती थी, घंटों इंतजार करती थी कि लालू एक शब्द बोल दें, जो मीडिया के लिए समझिए एक तरह से तो पूरे दिन का वो खबर होता था जी। और लालू प्रसाद इसके लिए जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव भी उसी शैली के राजनीति के करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में पावर आया और उनको पावर से थोड़ा सा अलग कर दिया गया, उसको लेकर के उनको एक तरह समझिए कि उनको मस्खरा टाइप का बनाने की कोशिश की गई। और ये कहीं ना कहीं उनके परिवार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग और जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं उनको लेकर के उनकी बातें हुई है। हालांकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन लगातार आपको याद होगा कि ये मीडिया में खबरें चलती रही हैं और तेज प्रताप यादव ने कहा भी है। मुझे तो याद आ रहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने जब सत्र समाप्त हो रहा था तो उन्होंने मीडिया से बातचीत किया था, बोला कि 2 मिनट के लिए मैं मिलना चाहता हूँ जो अध्यक्ष हैं विधान परिषद के, उनसे मिलने जा रहा हूँ, विधानसभा के सभापति से मिलने जा रहा हूँ। ये बात वो अक्सर कहते रहते हैं। ऐसा कहकर के उन्होंने कहा था कि आप जानते हैं ना 2 मिनट का मतलब क्या होता है जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में आने लगी हैं और खास करके परिवार के भीतर का विवाद कई बार बाहर आया है, जिसको लेकर के मीडिया में खबरें भी चली हैं और ये बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी किया गया है कि उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा है, स्ट्रेटजी बनाते हैं। वैसे लोगों ने तेज प्रताप यादव को एक प्लान के तहत घर परिवार से बाहर किया है। तेज प्रताप यादव ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मेरे छोटे भाई हैं, माता पिता का ख्याल रखिएगा जी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो माता पिता से भी उनके फैसले से वो किसी भी तरह से कोई इनकार नहीं करेंगे, वो फैसला सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे कि वो जितना स्वस्थ रहें, जितना बेहतर रहें, जब भी जरूरत महसूस होगी वो उनके लिए खड़े हैं जी। इसके साथ साथ आज भी उन्होंने कहा है कि जयचंद चाहे जितना भी कर लें, लेकिन मैं अपने भाई को अर्जुन बन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाऊंगा और इसके लिए वो पहले से ही प्रयास करते रहे। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया, नाम तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि निश्चित रूप से ये स्थिति उत्पन्न हुई है और ये स्थिति उत्पन्न तब हुई है जब पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। आप एक बात मान के चलिए कि हमारी बात संपादक नमन मिश्रा जी से हो रही थी और उस समय हम लोगों ने जब ये पूरा एपिसोड आया था तो हम लोगों ने बताया था, उन्होंने ही कहा था कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा था कि मुलायम सिंह परिवार में किस तरह से विखंडन हुआ और पार्टी समाप्त होते होते किसी तरह से बची, बिल्कुल उसी स्थिति में ये सब कुछ नजर आ रहा है। आगे आप देख लीजिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन किस आधार पर होता है, किस खेमे से होता है, क्या उसमें सब कुछ तय होता है, ये बड़ी बात है। और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा कौन होता है, लालू प्रसाद रहते हैं या किसी और को लाया जाता है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि तेजस्वी यादव को देने की तैयारी हो रही है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा विस्फोट होगा। और ये तेज प्रताप यादव ने जो 2 ट्वीट करके बताया है
साफ साफ इशारों में है कि पिता के संपत्ति में मेरा भी अधिकार है। जयचंद हम उस संपत्ति के अधिकारी नहीं होंगे, बंटवारा होगा तो मेरे और तेजस्वी में होगा, दोनों बाकी के परिवारों में होगा, दोनों भाई ही रहेंगे, भाई और बहन में होगा। ये बात कह करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो समय आने के बाद इसका जवाब भी देंगे। बाहर और भीतर के जयचंदों की बात तो हम क्या बताएं, सारी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है। जी चलिए अगली खबर चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बड़ा खेला करने के लिए तैयार हो गए हैं और बार बार पार्टी और उनके जीजा बयान देकर उस खेला को दर्शा भी रहे हैं। और अब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं बाबा, और इस्तीफा देने की अंदर खाने बातें भी होने लगी है। देखिए चिराग पासवान जो है अक्सर कई फैसले उनके हैं जो फैसले बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। जैसे परिवार जब उनका टूटा था, पार्टी टूटी थी, तो आपको याद होगा कि उस समय से लेकर के अब तक जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो बहुत कॉन्क्रीट फैसला लिया है और उस फैसले का असर भी देखने को मिला। जैसे कुछ फैसलों का मैं जिक्र करूंगा। पहला फैसला कि वो उन्होंने एनडीए में अपने आप को, भले ही उनके परिवार टूट गया, सब कुछ हो गया, भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर ही सारा सब कुछ हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद चिराग पासवान ने बार बार नरेंद्र मोदी का हनुमान अपने आप को साबित किया। वक्त पर जब भी भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख करके उनको खोजा कि चुनाव है, चुनाव में आप हमारी मदद करें, स्टार प्रचारक बने, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी लेट डाउन होने नहीं दिया। अब हनुमान से अगर कोई कहे कि आप कितना करते हैं तो ये एक अलग बात है, उसका आकलन तो वो करेगा जिसके हनुमान है। और ये बात आपको साफ साफ नजर आई होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से उनको हनुमान के रूप में देखा भी है और हनुमान माना भी है। जब भी जरूरत महसूस होता है, जब भी मिलते हैं तो आपको याद होगा कि किस तरह से मिलते हैं। गले लगाने का एक परंपरा है और पैर छूने का जो परंपरा है वो दोनों आप अक्सर देखते होंगे और चिराग पासवान इसमें बहुत ही परंगत माने जाते हैं। अब रहा सवाल चिराग पासवान की तरफ से जो ये बातें आ रही हैं, इसमें चिराग पासवान अभी कहीं नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी ने, जिसकी चर्चा हम लगातार पिछले एक सप्ताह से कर रहे हैं, जैसे ही मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, एक चर्चा हुई कि सीट शेयरिंग का समझौता था, उसको पता चल गया कि बहुत फ्रूटफुल बात हुई थी और उसी का नतीजा है कि मृणाल का अध्यक्ष बनना, एक ये भी फैसला था। दूसरा, सीट शेयरिंग के समझौता में आपको याद होगा कि जो मगध और शाहाबाद का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद आपको और कोई नजर आया था क्या उस क्षेत्र में? नहीं। सारे लोग वहां से जैसे लगा कि बाढ़ आ गया है, बहुत जल्दी से भागो यहाँ से। कार्यक्रम खत्म हुआ, टेंट पंडाल के साथ साथ लोग भी वहां से उखड़ गए और एकमात्र चिराग पासवान थे जो वहां मीटिंग करके ये दावा कर रहे थे कि हम इस बार जीतेंगे, हम इस बार इस क्षेत्र में भी अपना जमीन तलाश कर रहे हैं और उस जमीन पर हम अपनी फसल बोएंगे, कूटा गाड़ेंगे और पूरा सम्मान के साथ गाड़ेंगे। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो मगध और शाहाबाद का क्षेत्र चिराग पासवान से छूट रहा है, मतलब एनडीए से छूट रहा है, उस सीट पर भी उन्होंने कहा है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस सीट पर फूल खिला करके दिखाऊंगा। नहीं तो सीधा तो ये है ना बाबा कि जहां पे नीतीश कुमार डर रहे हैं, जहां पे बीजेपी डर रही है उम्मीदवार उतारने से के लिए, वहां पर चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, मैं यहाँ उतारूंगा। आपने देखा भी होगा ना जो मंच से जब सबका नाम लिया जा रहा है, चिराग का नाम लेने के बाद क्या कुछ हुआ, आप लोगों ने तो खबर भी किया था। और ये एक ही जगह नहीं होता है, आप इतना ही, आप ही ने खबर किया है कि 300 लोगों के अपने जो पार्टी के सीनियर लीडरान हैं, 300 लोगों को बुलाया गया था, वहां 2000 से ज्यादा लोग आ गए, व्यवस्थापक का बुखार छूट गया, कैसे मैनेज करें, मैनेज हुआ लास्ट में। चिराग पासवान, उसके साथ साथ मैंने कहीं और देखा है कि चिराग पासवान की कुछ तस्वीरें देकर के लोग कह रहे हैं कि जो पसीने से अगर कोई नहा लेता है तो उसका मतलब होता है कि वो प्रगति की तरफ जा रहा है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि चिराग पासवान उस रास्ते निकल पड़े हैं। चिराग पासवान की पार्टी चाहती है और चिराग पासवान ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि जो पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन वो करेंगे। चिराग पासवान ने 2030 का टाइम फ्रेम तय कर लिया है कि वो 2030 में बिहार आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी चाहती है कि अगर मौका 2025 में मिलता है तो उस मौके को हम चुकेंगे नहीं। और पार्टी ने इस बात को लेकर के कई एजेंडा पारित किया है, उस एजेंडे को भी आपने साफ देखा होगा। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि वो एजेंडा पार्टी का पास किया हुआ है, इसलिए मैं उसको डिसओबे नहीं कर सकता हूं। अपनी पहचान और आइडेंटिटी के साथ हम सम्मानजनक सीट समझौता चाहिए, ये भी बात उन्होंने कहा। उन्होंने दावा कर दिया उसी सासाराम में मोदी की मीटिंग के बाद कि हम आप लोगों को से वादा करके जा रहे हैं कि आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, सम्मान में कोई समझौता हम नहीं करेंगे, न किया है न करेंगे। तो निश्चित रूप से ये बातें तो हो ही रही है, लेकिन
अरुण भारती जो बात बोल गए हैं ये एक स्टेप आगे है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर कुछ बड़ा खेल चल रहा है जिसमें अचानक से देखिए एक बार नहीं होता है गुम हो जाए। तो चिराग पासवान देखिए जिस तरीके से और जिस स्थिति में वो हैं, नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में अगर किसी को देखा जा रहा है बिहार में, और अगर भारतीय जनता पार्टी का नजरिया से देखिए, उसके चश्मा से देखिए आप, तो चिराग पासवान से बेहतर विकल्प कोई नजर नहीं आ रहा है। हम चिराग की कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान को जो टास्क दिया गया उस टास्क को उन्होंने पूरा किया है। चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे उससे पहले उपचुनाव में चिराग पासवान जहां जाकर के प्रचार किए हो, वहां से जीत दर्ज किए करना हो, ये सारी बातें नजर आई हैं। और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद 4 सीटों का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी चिराग पासवान ने जाकर के वहां फूल और तीर के साथ साथ पूरे एनडीए गठबंधन को सपोर्ट किया था, और 4 सीट जीत करके आने का मतलब आप समझते हैं कि जो किला था कब आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो जरूर है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई विकल्प खोजना चाहे तो विकल्प में सबसे मजबूत विकल्प चिराग पासवान होंगे। चिराग पासवान ये तय है कि वो 2030 में आ रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो इस्तीफा देकर के चुनाव भी लड़ सकते हैं अगर सब कुछ उनके अनुसार होता है तो। चलिए बाबा, अब अगली खबर बोनस खबर है। हम आज बोनस खबर आपसे लेंगे क्योंकि आपको बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं और इस पूरे एपिसोड पर आपकी नजर भी रहती है, तो हम चाहेंगे कि ये बोनस खबर आप बताएं, उसका दूसरा बोनस खबर मैं बताऊंगा। चलिए, पहली बोनस खबर जो है वो चौकीदार दाफेदार से जुड़ी हुई है। चौकीदारों के लिए बड़ी खबर आ रही है कि 18 तारीख से पूरे बिहार के चौकीदार जो हैं वो पटना का रुख करने वाले हैं। बाबा, पटना में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन की जो शुरुआत है वो हो रही है, और माना जा रहा है कि इस बार भूख हड़ताल होगा, और इस बार चौकीदार समाज के जो बड़े दिग्गज नेता है वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यानी कि जो पुराना भूख हड़ताल हुआ था वो ऐसा ही रणनीति अपनाया जा रहा है, क्योंकि अब चौकीदारों का कहना है कि आखिरी विधानसभा सत्र बचा हुआ है। अगर एक बार फिर से चुनाव हो गया तो 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ये आखिरी है, तो आखिरी के लिए हम पूरा घर तक हटा देंगे, पूरा परिवार को लेकर पटना पहुंच जाएंगे। यानी मानसून सत्र में सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, और साफ तौर पे इन लोग अभी से ही अपने विधायकों के पास पहुंच रहे हैं, विधायकों को भी घेर रहे हैं, कह रहे कि अगर मुद्दा नहीं उठाइएगा तो समझ जाइए सामने चुनाव है, आना तो क्षेत्र में ही है ना, हम वहां मिलेंगे। बिल्कुल, आपने चुनाव की चर्चा की और चौकीदार और दफदार की चर्चा की, उसी तरह से मैं एक प्रशासनिक बात ही करूंगा। बार बार आप चर्चा सुन रहे होंगे कि जिलाधिकारियों का तबादला हुआ, 18 जिलाधिकारियों का तबादला हुआ, कई कमिश्नरी के कमिश्नर बदले गए। ये सारी चुनाव की तैयारियां हैं, और इसको लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने इस बार प्लान पूरा बना लिया है। और कहा भी जाता है कि जिसके हाथ में सरकार होती है उसके पास प्लस पॉइंट होता है कि वो अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सके और अपनी पिचिंग के लिए पूरा पिच बनवा सके। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो 18 डीएम को बदले गए हैं उसके मायने हैं कि चुनाव को किसी न किसी रूप में अपने पक्ष में करने के लिए चीजें तैयार की जा रही हैं। कितना इससे इसका फायदा मिलता है, घाटा मिलता है, ये तो हम चुनाव लड़ने जानते हैं, बात पता। हम लड़े भी नहीं है और हमको चुनाव के बाद पता चलेगा जो उसका परिणाम आएंगे। और पिछली बार भी 2020 के चुनाव आए थे तो चुनाव परिणाम में कई केस हुए थे, लेकिन केसों का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है, और इस कोई भी ऐसा सीट नहीं था जिसमें यह दावा किया गया हो कि गलत निर्णय दिया गया हो और उसके बदले में कोर्ट ने उसको स्टैंड किया हो या फिर फैसले को बदला हो, ऐसा हमने नहीं देखा। अब रहा सवाल कि इसके साथ साथ एक और बोनस खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई कमेटी बनाई है। जिस नई कमेटी के बनने के बाद आप देखिएगा हाय तौबा मचा हुआ है। ब्राह्मणों का एक बड़ा समूह जो है वो इस बात को लेकर के लगातार कह रहा है कि ब्राह्मणों को नहीं दिया गया, ब्राह्मण सबसे बड़े थे, आयोग में भी उनको नहीं दिया गया। ये सारी चर्चाएं आपको सुनेगी, भूमिहार समाज अलग कर रहा है, लेकिन इस कमेटी को बड़ा ही संतुलित और नापे तुले तरीके से बनाया गया है। इसमें कई चेहरे, पुराने चेहरे हैं, उनको बाहर किया गया है। उन चेहरों को इसलिए बाहर किया गया है कि उनको पूरा मौका मिले, वो चुनाव लड़के दिखाएं और जीत करके दिखाएं। कई लोगों ने चुनाव लड़ने की जिद की थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उनको कमेटी से ही अलग करके उनको पूरी तरह से चुनावी रणनीति के लिए छोड़ दिया गया है। आप जाइए और अपना दिखाइए अपना तेवर, क्योंकि एक और सर्वे रिपोर्ट आना है भारतीय जनता पार्टी का, जिस सर्वे रिपोर्ट के बाद उम्मीदवारों के नाम जो है वो उस पर मंथन होकर के फाइनल होंगे। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, जो नई कमेटी बनी है, ये ऐसे लोगों की कमेटी बनी है जिसमें जातीय समूह, जातीय समीकरण है, और इसके साथ साथ
हमने आपको बताया कि 5 अलग अलग टीम बनाई गई है, जिसमें कमिश्नरी वाइज जी अलग अलग लोगों को महासचिव जो रहे हैं उन महामंत्रियों को जगह दी गई है। तो सीधी तौर पे ये भी एक बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले अपने संगठन को इस तरह से कसा है जिसका फायदा उसको मिले। और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है, वो चाह रही है कि अपना मुख्यमंत्री बनाए, मेरा मुख्यमंत्री हो, इसके लिए वो पूरी तैयारी कर रही है। चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर 2-2 बोनस खबर के साथ हम बिहार में हो रही हलचलों पर पहली नजर बना के रखे हुए हैं और सुबह 7 बजे सबसे अहम खबरों के साथ रातों रात में हम हाजिर हो जाते हैं आपके लिए खबरों का पूरा पिटारा लेकर। तो कल वादे के अनुसार फिर से इसी समय पर हम हाजिर होंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।